ये रहा 15 Pro Max और ये मेरी लाइफ का पहला आईफोन है, तो आपको एक बहुत अलग और नया एक्सपीरियंस बताऊंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ इज द फोन एंड स्पेशली जब हम एंड्रॉइड के किंग से इस पे स्विच करते हैं तो 2-3 दिन में क्या बदलता है। सबसे पहले इस एक्शन बटन की बात करते हैं। अब इसको हम टास्क तो बहुत सारे दे सकते हैं, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे कुछ ऑप्शंस जो एप्पल ने दिए हैं, जैसे कैमरा ओपन करना, टॉर्च ओपन करना, तो ये तो लॉक स्क्रीन पे भी अवेलेबल है। और कुछ चीजों के लिए मैं बैक टैप और पावर बटन को भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मेरा जो यूज केस इससे बना है वो म्यूट स्विच वाला ही है, लेकिन एप्पल ने इसमें शॉर्टकट्स ऐप को भी इंटीग्रेट किया है। सो आई विल प्ले अराउंड विद इट एंड देन टेल यू कि क्या ये बिक्सबी रूटीन से बेटर है या नहीं। बट इस बटन को कौन कैसे यूज करेगा ये सबका अपना अपना है। अब हो सकता है किसी को कैमरा एक बटन से खोलना हो, तो उसके लिए बहुत काम की चीज होगी। तो ये डिजाइन चेंज आखिर कितना इफेक्टिव है ये चीज देखने में मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा। बाकी एप्पल की तो फिलॉसफी है, इन्होंने एक डिजाइन को मास्टर कर लिया है, अब उसी को रिफाइन करते जा रहे हैं। तो क्या ये गलत है? हाँ, मतलब है तो गलत ही, क्योंकि इतना समय हो गया है वो इस डिजाइन पे टिके हुए हैं। सो इट्स टाइम कि एप्पल रीडिजाइन पे थोड़ा फोकस करे। बट अब तो एंड्रॉइड कंपनीज खुद ही एप्पल के रास्ते पे चल पड़ी हैं, सो ये तो अपना रास्ता कम ही बदलेंगे। जैसे इस साल एप्पल ने टाइटेनियम फ्रेम इंट्रोड्यूस किया है। अब फ्रेम तो ठीक है, लेकिन ये बैक ग्लास तो ग्लास ही है और ये थोड़ा कच्चा रह गया। जेरी एवरीथिंग की वीडियो में बेंड टेस्ट के टाइम हल्के से प्रेशर से भी ये बैक ग्लास टूट गया था, यानी कि अगर थोड़ा सा भी गलत प्रेशर पड़ा तो ये टूट जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बैक ग्लास रिप्लेसमेंट इस बार सस्ता है, इसलिए एप्पल ने बैक ग्लास को कमजोर बनाया। आई डोंट फील कि ऐसा कुछ है। हाँ, मैं ये चीज मानता हूँ कि एप्पल पैसे बनाने के बहुत गंदे गंदे तरीके निकालता है, लेकिन वो अपने टॉप प्रोडक्ट में प्रॉफिट के लिए एक डिजाइन फ्लॉ छोड़ दे, आई डोंट थिंक सो। बट इन जनरल फोन को होल्ड करना अब बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि एजेस अब चुभते नहीं है। एंड सेकेंडली फोन हल्का भी फील हो रहा है। सो अब से हम प्रो मैक्स से इसका ईंट का टाइटल वापस ले लेते हैं। बाकी का डिजाइन तो वही क्लासिक एप्पल वाला ही है, बट डिजाइन में जो चीज नहीं है वो है USB-C, जो कि डेफिनेटली बहुत कन्वीनियंट है। लेकिन अब मैं इसमें 15 मिनट सेम ही बात बोल के आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। बस अब आईफोन में सब कुछ पेयर हो जाता है। इस पोर्ट से एंड्रॉइड आईफोन को चार्ज कर सकता है और आईफोन एंड्रॉइड को भी चार्ज कर सकता है। मैं अपने मैकबुक के चार्जर से इसको चार्ज करता हूँ और चार्जिंग टाइम थोड़ा ज्यादा ही है। मैक का मेरा चार्जर 30 वॉट का है, जिससे ये 85% तक तो भागा भागा चार्ज होता है, लेकिन उसके बाद ये बहुत मर के चार्ज होता है, यानी कि चार्जिंग स्पीड्स बहुत कम हो जाती है। एंड आई गेस ये सारे आईफोन्स के साथ ऐसा ही सेम हाल है। लेकिन इन 2 दिनों में इसकी बैटरी लाइफ ने मुझे काफी इंप्रेस किया है। बहुत अच्छी बेहतरीन बैटरी लाइफ मैं कहूंगा। हैवी कैमरा यूसेज के बाद भी ये फोन 16-17 घंटे चल रहा था। तो ऑब्वियसली कैमरा अगर कम चलेगा तो बैटरी लाइफ और ज्यादा बढ़ेगी। और एप्पल ने इस बार ब्रेडेड केबल दी है। मैं तो सोच रहा था ये लोग केबल ही हटा देंगे, बट थैंकफुली यहाँ पे एक अपग्रेड हुआ है। एंड थैंकफुली एप्पल ने अडेप्टर को लिमिट नहीं किया है। आप जो चाहो वो वाला अडेप्टर लगा सकते हो और आपका फोन चार्ज हो जाएगा। लेकिन चाइना के कुछ ऑफिशियल एप्पल स्टोर्स ने ये जरूर कहा है कि आप अपने एंड्रॉइड की केबल इसके साथ यूज मत करो, इससे ओवरहीटिंग हो सकती है। अब इसमें कितना सच है वो नहीं पता, बट इन्होंने वार्निंग जरूर दी है। एक और चीज जो एप्पल ने की है, इन्होंने डिस्प्ले के बेजल्स बहुत कम कर दिए हैं एंड ये जेन्युइनली काफी इंप्रेसिव है। एंड जैसा मैंने अपने आईफोन 15 इवेंट वाली वीडियो में कहा था कि अगर 15 प्रो मैक्स के बेजल्स S23 अल्ट्रा से छोटे हुए तो सैमसंग को डूब के मर जाना चाहिए। तो हाँ, इसके बेजल्स अल्ट्रा से छोटे हैं और नीचे वाला तो काफी छोटा है। सो गुड जॉब एप्पल। और सैमसंग फैनबॉयज ऑफेंड मत हो जाना, इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं, कभी कभी जरूरी होता है। बाकी डिस्प्ले मस्त है, बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स है। एप्पल का प्रो मोशन और इनके एनिमेशंस मिलके बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस देते हैं और स्क्रीन के कलर्स वगैरह भी बहुत पंची है। और ये स्क्रीन काफी ब्राइट है। एप्पल क्लेम करता है कि स्क्रीन की ब्राइटनेस 2000 निट्स तक जाती है। अब 2000 का तो पता नहीं, लेकिन स्क्रीन जरूरत से ज्यादा ही ब्राइट है। अल्ट्रा की ब्राइटनेस भी मुझे काफी सही लगती है, लेकिन जब धूप में दोनों को साइड बाय साइड रख के देखते हैं तो डेफिनेटली आईफोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस एक एज ले जाती है। और एक चीज जहां एप्पल एज लेके जाता ही है वो है परफॉर्मेंस। बेंचमार्क्स वगैरह में मैं ज्यादा विश्वास नहीं रखता, इसकी परफॉर्मेंस का मैं आपको एक बेटर सबूत देता हूं। तो जनरली मैं हर फ्लैगशिप का गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट गेंशिन इम्पैक्ट से करता हूं, लेकिन जब मैंने इसमें गेंशिन इम्पैक्ट ऑन किया तो बाय डिफॉल्ट वो हाई सेटिंग्स पे था और उसमें भी ये स्मूथ दिखा रहा था। इवन हाईएस्ट सेलेक्ट करने पे भी ये बैलेंस्ड बोल रहा है। अब प्रीवियस जनरेशन वाले आईफोन्स में क्या होता था वो मुझे नहीं पता, बट ये चीज मेरे लिए नई और बहुत सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मैंने जितने भी एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स टेस्ट किए हैं उनमें से किसी में मैंने ये चीज नहीं देखी। जितने मैंने टेस्ट किए हैं उनमें हाई पे भी ओवरक्लॉक शो कर देता है। इवन S23 अल्ट्रा में भी सेम ही हाल है। यानी कि अगर इतने ग्राफिक इंटेंसिव गेम में भी आईफोन बाय डिफॉल्ट हाई पे सेट है
इसका मतलब चिप में कुछ तो खास है ही। एंड ऑफ कोर्स गेम वगैरह बढ़िया चल भी रहा है, सो A17 Pro इज डूइंग व्हाट इट इज सपोज्ड टू डू। और एप्पल इसमें आपको कंसोल वगैरह वाले गेम्स भी डाल के देगा, सो वी विल सी व्हेन दिस विल हैपन। लेकिन इन जनरल आईफोन की जो हीट होने की टेंडेंसी है वो यहाँ पे भी है। जब मैं इसको फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहा था उस टाइम मैंने एक कॉल उठा ली थी, एंड ये फोन जो हीट हुआ है, मतलब एक होता है अनकंफर्टेबल, एक होता है कि आप होल्ड नहीं कर पा रहे, वैसा हीट हुआ है। उसके बाद से नॉर्मल वार्म वगैरह हो जाता है, बट ऐसे कुछ हीट तो नहीं हुआ। और हाँ, मुझे पता है 15 सीरीज में हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं हुए। फुल रिव्यू तक आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और इसमें जो भी टेस्टिंग होती है वो मैं एसी वाले कमरे में नहीं करता। अब इनके प्यारे iOS पे मैं एक विशेष टिप्पणी जरूर देना चाहूंगा। सबसे पहले जब मैं इस पे स्विच कर रहा था तो सिंगल व्हाट्सएप ट्रांसफर तो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन अगर आपको दोनों व्हाट्सएप ट्रांसफर करनी है, बिजनेस और सिंपल, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये चीज हो तो जाती है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लेंथी है और कई बार ये बीच में फेल भी हो जाता है। तो इसलिए एक प्रो टिप, अगर आप आईफोन पे कभी भी स्विच करोगे तो फोन स्टार्ट होते ही सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप चला लेना। पता चले आप सारा सेटअप कर लो और फिर ना चला तो पूरा फोन रीसेट मारना पड़ जाएगा, और मेरे साथ यही हुआ था। नंबर 2, I just hate iOS कीबोर्ड। एक तो ये जरूरत से बहुत ज्यादा छोटा है, तो टाइपिंग की आदत डालनी पड़ेगी, और ना तो ये सजेशन ढंग के देता है, और इसमें क्लिपबोर्ड भी नहीं है। एंड्रॉइड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बार बार चाहिए होती हैं, इसलिए मैं उसे क्लिपबोर्ड पे पिन करके रखता हूँ। लेकिन यहाँ क्लिपबोर्ड ही नहीं है, पिन विन करना तो भूल जाओ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। एंड इनका ये कर्सर तो मेरे को हमेशा से ही गंदा लगता है। जैसे एंड्रॉइड में हम जहां चाहें वहां टैप करके 1 सेकंड में इधर उधर जा सकते हैं, यहाँ वो नहीं होता। इसमें आपको इस कर्सर को स्लाइड कर करके एकदम बिल्कुल सटीक जगह पे बिठाना पड़ता है। बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसीजन वाला टाइम पास है। और iOS की सेटिंग्स के तो क्या ही कहने। जैसे मैं ऑटो ब्राइटनेस ढूंढ रहा था, वो डिस्प्ले सेटिंग्स में नहीं है, ये आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जाके मिलेगा। अब इस चीज की कोई सेंस थोड़ी ना है। सेम व्हाट्सएप का भी यही हाल है, आधी सेटिंग व्हाट्सएप के अंदर है और आधी बाहर है। और अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो पहले मैं उसे ऐप में ढूंढूंगा, फिर मैं बाहर जाके ढूंढूंगा, और कोई काम धंधा नहीं है मेरे पास। और iOS 17 में मुझे बग्स भी मिले हैं। जैसे व्हाट्सएप पे ये मेरी फेस आईडी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, फिर मैं ट्विटर पे एक फोटो पोस्ट करना चाह रहा था, वो सिलेक्ट ही नहीं हो रही थी। और इन बग्स को आपको दिखाने के लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाह रहा था, इसने वो भी नहीं करने दी। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, रिकॉर्डिंग हो गई थी, लेकिन जब उसको बंद किया तब वो सेव नहीं हुई। वो ऊपर डायनामिक आइलैंड में चक्कर घूमे जा रहा था, और एंड पे मुझे फोन को रीस्टार्ट करना पड़ा, तब ये सारे बग्स फिक्स हुए हैं। तो वो जो स्टेबल iOS अपडेट्स वाले दिन थे वो गए। लेकिन इस फोन में एक फीचर है वॉइस आइसोलेशन का, जिसका मतलब है कि कॉल के अंदर बैकग्राउंड नॉइस को आप बहुत ज्यादा अच्छे से रिड्यूस कर सकते हो। और ये मुझे बहुत सही लगा है, क्योंकि इतनी सारी नॉइज रिमूव करने के बाद भी आपकी वॉइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो बिल्कुल वैसे ही सुनाई देगी जैसी आपको पहले सुनाई दे रही थी, बस बैकग्राउंड नॉइस को कट किया जा रहा है। और एप्पल के हिसाब से ये चीज इसलिए हो पा रही है क्योंकि ये और पावरफुल एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं, एंड आई कैन डेफिनेटली सी दैट इट्स वर्किंग। अब ये तो हुई फालतू की बातें, थोड़ी एक्चुअल इंप्रूवमेंट की बातें करते हैं। इसका कैमरा, और अभी तक आपको इसके कैमरा के फीचर्स तो पता लग गए होंगे, तो उनके बारे में बात ना करके मेरे को इनिशियली कहाँ कमी लगी मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले एज डिटेक्शन, अगर करता है तो बहुत अच्छी करता है, और अगर नहीं करता तो काफी खराब कर सकता है। डायनेमिक रेंज में देखो सुधार तो आया है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली फिक्स ही कर दिया है, बट डेफिनेटली बेटर तो हुई है, क्योंकि अभी भी कई जगह डायनेमिक रेंज एक हिट लेती है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें धूप वगैरह थोड़ी ज्यादा है, तो इसका डायनेमिक रेंज के साथ खिलवाड़ करना बड़ी आम बात है। अब क्योंकि 15 Pro Max 24 मेगापिक्सल की फोटोज लेता है, तो S23 Ultra के 12 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में इसमें डिटेल ज्यादा आती हैं, और वो नोटिसेबल है। अब कई जगह मुझे आईफोन की फोटोज अच्छी लगी हैं, कई जगह सैमसंग की, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात हम कैमरा कंपैरिजन में करेंगे। और एप्पल ने जो कहा है कि प्रो सीरीज में 7 कैमरा लेंसेज है, ये बस एक मार्केटिंग BS है, क्योंकि हर जूम लेवल को आप लेंस की तरह तो नहीं गिन सकते ऑब्वियसली। तो कुछ 24mm, 28mm और 35mm वाले सैंपल्स तो आप देख ही सकते हो। ये 28mm और 35mm कोई ऑप्टिकल जूम नहीं है, वो बस बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग थोड़ी और बेटर कर रहा है, विच मेक्स इट यूजेबल। डिटेल्स काफी अच्छी हैं। अगेन ये ऑप्टिकल नहीं है, ये डिजिटल है। बस मार्केटिंग में एप्पल ने इसको ऑप्टिकल की तरह ट्रीट किया है। फ्रंट कैमरा में सेल्फीज तो मेरे को काफी पसंद आई है, उसमें एजेस भी बहुत सही लग रही हैं। लेकिन डायनेमिक रेंज में वहां भी कभी कभी गेम उल्टा पड़ जाता है, तो ये दिक्कत तो है ही। लेकिन जो इसमें 120mm वाला 5x लेंस है, वो आपको बिल्कुल सैमसंग के 3x टेलीफोटो वाली फील देगा। लेकिन इन 5x वाली फोटोज के लिए हमें सब्जेक्ट से थोड़ा दूर होना पड़ता है, बट जो रिजल्ट्स आते हैं वो वर्थ इट है। आप इंटेंशनली चाहोगे कि अगर थोड़ा सा पीछे होके मेरी फोटोज और बेटर आ सकती हैं,
तो मैं हो जाता हूँ। तो जैसे S23 Ultra में 3x टेलीफोटो वाज माय फेवरेट लेंस, इसमें ये 5x टेट्रा प्रिज्म व्हाटएवर इज माय फेवरेट लेंस। वीडियो अगर आपको देखनी है तो ये वाला पार्ट 15 Pro Max पे शूट हो रहा है, तो क्वालिटी का अंदाजा तो आपको लग ही रहा है। हाँ, इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, सिनेमैटिक मोड, एक्शन मोड, ये वो सब यहाँ पे नहीं रखते हैं, वरना इंप्रेशंस के नाम पे रिव्यू बन जाएगा। और ऑनेस्टली अभी मैंने उनको इतना टेस्ट भी नहीं किया, सो जब हम अल्ट्रा से उसे कंपेयर करेंगे तब हम इनके सारे पुर्जे पट्टे खोल देंगे। और बिना रिव्यू बनाए ही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को इसे लेने का कीड़ा काट रहा है तो भाई मत करो, कोई सेंस नहीं है। हमें एज अ रिव्यूअर ये सब लेना पड़ता है क्योंकि काम ही ऐसा है। अब मैं तो इन्हें टैक्सेस में एक्सपेंस की तरह दिखाता हूँ, वरना ये 1.5 लाख के कोई फोन थोड़ी होते हैं यार। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में प्रो वेरिएंट्स बिक रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि लड़कों देश अमीर तो हो गया है, आई होप इससे ज्यादा बेवकूफ ना बने, क्योंकि है तो एक मार्केटिंग का ट्रैप ही। बट बचना कैसे है वो आप यहाँ पे सीखोगे, तो सीखो फिर, और मैं आपको वहीं मिलता हूँ।